वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और साथ में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की टेबल को भी अंडरस्टैंड करेंगे। वैसे तो देखिए 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यूज़ की टेबल आपने 10th क्लास में स्टडी कर ली है, तो ये टेबल तो हम वहाँ से भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उससे आगे की भी कुछ वैल्यूज़ और आगे की क्या हम लगभग सभी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स पर वैल्यूज़ देखने वाले हैं। तो इन वैल्यूज़ के लिए मैं पहले तो चाहूँगी कि यूनिट सर्कल से मैं आपको समझाऊँ, जो कि मैं अपने लास्ट लेक्चर में भी आपको समझा चुकी हूँ कि मान लीजिए बेटा ये अपना एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल मैंने बता दिया था कि क्या होता है, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट होता है। तो ये आपका यूनिट सर्कल है, ये इसका सेंटर है और ये एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छे से समझाया है। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो पहले उन लेक्चर्स को देखें जहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का बेस भी आपको क्लियर होगा। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बताए थे मैंने, 1 0, इसका नाम था A, इसका नाम है B, इसका नाम है C और इस पॉइंट का नाम है D। इसके कोऑर्डिनेट्स 1 0 0 1, क्योंकि ये डिस्टेंस 1 है, रेडियस है। और ये कोऑर्डिनेट था हमारा -1 0 और ये कोऑर्डिनेट था हमारा 0 -1। इसके अलावा मैंने ये बताया था कि ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स cos x और sin x को रिप्रेजेंट करते हैं। और cos x और sin x का सारा हमने वहाँ डिस्कस कर लिया था कि अगर ये हमारा कोई पॉइंट P है सर्कल पर x y, नहीं बल्कि A B लिया था हमने, A B, और ये एंगल x है, तो ये जो 1 है ये हमारा cos x को रिप्रेजेंट करता है और 0 हमारा sin x को। बल्कि ये नहीं, यहाँ कहूँगी मैं, चलिए यहाँ देखिए पहले कि ये तो cos x को रिप्रेजेंट करता है और ये sin x को। x मीन्स द एंगल जो कि आर्क यहाँ सेंटर पर बना रही है। तो इस वक्त यहाँ पर हमारा एंगल कितना था, 0 था। तो ये वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, 1 किसकी वैल्यू है, cos 0 की, और 0 किसकी वैल्यू है, sin 0 की। तो इन दोनों से हम ये टेबल में पुट कर सकते हैं। sin 0 डिग्री 0 और cos 0 डिग्री 1। ये तो 90 तक की तो वैल्यू आपको अगर नहीं भी आए ना, तो देखो मैं तरीका बता देती हूँ। 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा। ये अपना 10th क्लास का रिजल्ट है भाई। सबके नीचे 4 लगाया और हमने सबका कर देना है अंडर रूट। क्लियर? तो 0 को 4 से डिवाइड करोगे 0, 0 का अंडर रूट आ गया 0, 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट 2। तो 30 पर वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/2। ध्यान देना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 का अंडर रूट 1 एंड 2 स्क्वायर रूट इज़ 2, तो इट विल बी 1/√2। क्लियर? 3 रूट इज रूट 3/2, तो ये वैल्यू हमारी हो जाती है √3/2। 4 से 4 कैंसिल होकर 1 आ गया, तो ये वैल्यू हो जाती है हमारी 1। तो ये आपको लर्न होनी चाहिए, फिर भी अगर आप भूल जाते हैं तो यू कैन कंस्ट्रक्ट योर टेबल विद दिस मेथड ऑल्सो। क्लियर? और यहाँ से भी आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि ये cos 0 और sin 0। अब हमारी लाइन जब रोटेट होकर यहाँ आती है तो एंगल कितना बन चुका है, 90 डिग्री। तो ये जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है ये किसको कर रही है, ये कर रही है cos 90 और sin 90, यानी cos 90 0 और sin 90 1। तो sin 90 तो 1 है भाई और cos 90 आपका 0 है। अब ध्यान दें, ये एंगल 90 था, रोटेट होकर यहाँ आया तो ये 180 यानी पाई हो गया। तो यहाँ से अब हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल जाती है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा cos पाई है, सेकंड कोऑर्डिनेट sin पाई है और cos पाई -1 है और sin पाई हमारा 0 है। तो यहाँ से हमें sin पाई की वैल्यू 0 मिल जाती है और cos पाई की वैल्यू -1 मिल जाती है। और जब ये वैल्यू यहाँ आती है तो एंगल बन चुका है 3π/2। तो ये वैल्यू हो गई cos 3π/2 और ये वैल्यू हो जाती है sin 3π/2। आज के लेक्चर में जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बताऊंगी उन्हें आपने नोट कर लेना है। तो cos 3π/2 की वैल्यू 0 है, तो cos 3π/2 0, और भाई sin 3π/2 की वैल्यू कितनी है, -1। और यहाँ से जब हम वापस एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके पहुँचते हैं, वहीं पर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर हमारी लाइन पहुँचती है, तो एंगल कितना कंस्ट्रक्ट हो चुका है, 2π। तो 2π पर फिर पहुँच जाते हैं तो ये यही वैल्यू फिर से क्या बन जाती है, cos 2π/2
पाई और साइन 2 पाई, तो cos 2 पाई 1 और साइन 2 पाई 0, साइन 2 पाई 0 cos 2 पाई 1 रह गई ये वैल्यूज़, ये यहाँ से रिवर्ट हो जाती हैं, तो ये हो गया √3/2, 1/√2 और 1/2। नाउ व्हाट अबाउट टेंजेंट थीटा, ये आ गई साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यूज़ इन ऑन दीज पर्टिकुलर एंगल्स। अब हम टेंजेंट थीटा की बात करें तो टेंजेंट थीटा क्या होता है? वी ऑल नो फ्रॉम आवर 10th क्लास दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो जब भी हम इन वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो इस पर्टिकुलर एंगल पर हमें टेंजेंट थीटा की वैल्यू मिलने वाली है। तो जब हम साइन 0 को cos 0 से डिवाइड करेंगे तो 0/1 ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे, 2 कैंसिल्स, इट विल बी 1/√3, बोथ आर सेम कैंसिल्स, तो टेंजेंट 45 1, 2 से 2 कैंसिल, इट विल बी √3, 1/0 अनडिफाइंड ऐसे लिखा जाता है, 0/-1 इट विल बी 0, -1/0 अगेन अनडिफाइंड एंड 0/1 अगेन 0। तो ये 3 हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ यहाँ से आ जाती हैं। बाकी की 3 अपनी नोटबुक में आप बना लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको जस्ट बता रही हूँ कि कॉट थीटा आप कैसे निकालिएगा 1/टेंजेंट थीटा, क्योंकि देखो उनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो ज़्यादातर हम उनकी वैल्यूज़ को इन्हीं से ही, मुझे भी अगर आप कहेंगे कि कोसिकेंट 60 की वैल्यू बताएं तो मुझे लर्न नहीं है, मैं तुरंत माइंड में लाऊंगी कि साइन 60 √3/2 होता है तो कोसिकेंट 60 2/√3 हो जाएगा। गॉट इट? तो ये जब आपको ये तीनों अच्छे से कंफर्म हो जाती है तो बाकी तीनों आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इफ़ यू नो द रिलेशन बिटवीन ऑल दीज आइडेंटिटीज़। गॉट माई पॉइंट? तो अगर आप कहें कि भाई टेंजेंट 90 तो भाई सॉरी कोटेंजेंट 90 तो भाई टेंजेंट 90 अनडिफाइंड होता है तो कोटेंजेंट 90 0 हो जाना है। तो ये ऐसे याद रखना है आपने। तो सीकेंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 1/cos थीटा से बेटा, और क्या बच गया? कॉसिकेंट, यस कॉसिकेंट थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो 1/sin थीटा से। तो ये 3 वैल्यूज़ के लिए आप अपनी टेबल अपनी नोटबुक में अपने आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है भाई। अब यहाँ 2-4 बातें और आ जाती हैं, बहुत छोटी छोटी बातें निकल कर आएंगी जिनका बार बार यूज़ होगा। तो कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है, कोई भी रिजल्ट ऐसा नहीं है जिसे आप इग्नोर कर सको। अब ये देखिए ये वैल्यूज़ हम कैसे ध्यान करें साइन पर जो वैल्यूज़ हैं। तो आप एक थोड़ी सी बात को ऑब्जर्व करें, ये बातें मैं लास्ट लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ कि जब हम इस लाइन पर हैं, इस लाइन पर हैं तो हमारा एंगल या तो 0 है या पाई है। 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, समझ रहे हैं मेरी बात को? एक्स एक्सिस वाली लाइन पर जब भी आप हो, एक्स एक्सिस वाली लाइन पर जब आप हो तो आपके जो एंगल्स हैं, ध्यान से समझना है, आपके जो एंगल्स हैं वो कौन कौन से हैं? 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। बहुत अच्छी बात बता रही हूँ मैं, ध्यान देना, इसीलिए यूनिट सर्कल समझाया था मैंने। 0 पाई, फिर वापस आए 2 पाई, फिर यहाँ तक गए 3 पाई, यहाँ तक गए 4 पाई एंड सो ऑन। और इस लाइन पर जो ये कोऑर्डिनेट है ये ऑलवेज 0 है, और ये कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइन वैल्यू ऑफ दैट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट मीन्स साइन 0 भी 0 होगा, साइन पाई भी 0 होगा, साइन 2 पाई भी 0 होगा, और साइन 3 पाई भी एंड सो ऑन। तो यहाँ से एक बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि साइन n पाई 0 होता है अगर n एक इंटीजर हो। इंटीजर क्यों बोला? क्योंकि लाइन हमारी उल्टी भी रोटेट करेगी, क्लॉकवाइज रोटेट करेगी लाइन हमारी। तो ये एंगल 0 है तो ये -पाई होगा, फिर ये एंगल -2 पाई होगा, फिर ये एंगल -3 पाई होगा। तो -पाई -2 पाई यानी प्लस माइनस इन सब पर साइन की वैल्यू ऑलवेज 0 होगी। तो पाई के हर मल्टीपल पर साइन की वैल्यू 0 होती है। ये बात आपने याद रखनी है। ये एक आपको फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी मिल जाती है। तो इससे आपको देखो यहाँ पर डायरेक्ट मिल जाएगा साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, अब मैं साइन 3 पाई कहूँगी तो फिर 0, मैं साइन 4 पाई कहूँगी तो फिर 0। तो आपको टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएंगी ये चीज़ें। अब हम बात करते हैं भाई वाई एक्सिस की। हम इसी से कंक्लूजन निकाल रहे हैं, जो जो कंक्लूजन ले सकते हैं। वाई एक्सिस पर जो भी एंगल होगा वो π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 प्लस या माइनस में होगा। तो मैं कहूँगी कि जो हमारे एंगल्स हैं +/π/2, π/2 के ओड मल्टीपल्स, क्योंकि π/2 के इवन मल्टीपल्स तो पाई में बदल जाएंगे। सिंपल मैथ है भाई, π/2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो वो तो 2 पाई बन जाएगा।
ठीक है ना। तो ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 इन प्लस माइनस, तो ये हो गया भाई 5 पाई बाय 2 प्लस माइनस 7 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। नेचर समझना है, नेचर एंगल का। तो इन एंगल्स पर जो हमारा फर्स्ट कोफिशिएंट है वो 0 है, और फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोस को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ सामने आ रहा है कि कोस की वैल्यू प्लस माइनस पाई बाय 2 पर भी 0 होगी, कोस की वैल्यू प्लस माइनस 3 पाई बाय 2 पर भी 0 होगी एंड सो ऑन। तो इस रिजल्ट को हम समरी करके कैसे लिखें यहाँ पर, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये ओड हैं, एंड ओड नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय 2n+1। यू हैव स्टडीड दिस इन योर 10th क्लास। तो ये आ जाएगा कोस ऑफ 2n+1 पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0 वेयर n इज अगेन एन इंटीजर। गॉट इट। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपने ध्यान रखने हैं। और भी एक दो बातें अब मैं बताने जा रही हूँ आपको। इसकी हेल्प से आप ये देख सकते हो कि कोस के जो भी पाई बाय 2 वैल्यू, ये देखो कोस की पाई बाय 2 पे 0 है, 3 पाई बाय 2 पे 0 है, 5 पाई बाय 2 पे। अब एक बात और आपने देखनी है कि कोस की जो वैल्यू है ना वो पाई पे तो -1 है, यहाँ से देखो पाई पे तो -1 है, 2 पाई पे 1 है, तो 3 पाई पे क्या होगी। तो ये बात आपने ज़रा ध्यान देनी है। पाई की बात कर रही हूँ मैं, तो ये पाई है तो वैल्यू -1 है, इधर गया तो 2 पाई पे 1 आ रही है, फिर 3 पाई पे -1 आ रही है, और 4 पाई पे 1 आ रही है। ठीक है, इस नेचर को समझना। कोस की वैल्यू पाई पे 1 आ रही है, गलत तो नहीं कर रही हूँ मैं, पाई पे -1 आ रही है, यस। और 2 पाई हम ऐसे गए तो 1 आ रही है। कॉस की वैल्यू 3 पाई पे -1 आ रही है, और 4 पाई पे फिर 1 आ रही है। तो ये क्या चक्कर है, ये सारा चक्कर है इवन एंड ओड का। पाई का ओड मल्टीपल है तो वैल्यू -1 है, पाई का इवन मल्टीपल है तो वैल्यू +1 है, एंड सो ऑन। तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकती, कोस पाई का मतलब 1 पाई यानी -1 की पावर 1, कोस 2 पाई का मतलब -1 की पावर 2, फिर 3 पाई का मतलब मैं लिख दूँ -1 की पावर 3, और 4 पाई का मतलब मैं लिख दूँ -1 की पावर 4। तो बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगी। इवन पर वैल्यूज़ प्लस की आ रही हैं पाई के इवन मल्टीपल्स पर, और पाई के ओड मल्टीपल्स पर वैल्यू -1 आ रही है। तो यहाँ से एक और आइडेंटिटी हमारे पास आ जाती है कि कोस n पाई इज इक्वल टू -1 की पावर n, देयर अगेन n इज n इंटीजर। ठीक है, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज अभी मैंने आपको यहाँ बताई हैं। अब हम और देखते हैं एक दो रिजल्ट्स को। इनसे हमारी एक टेबल भी बनकर आएंगी, कुछ और आइडेंटिटीज हैं जो इससे ही आपको समझ आ जाएंगी। अब आप ये देखिए भाई, ध्यान से समझना है बात को। ये आपकी लाइन है, ठीक है, रेडियस है, लाइन है, जो भी है व्हाटएवर। ये लाइन यहाँ से रोटेट की पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया, पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया, तो कितना एंगल कंप्लीट हो गया, 2 पाई। और 2 पाई के बाद ये लाइन यहाँ आ गई जहाँ पहले थी। ठीक है, समझना मेरी बात को, ब्लू पेन से करती हूँ मैं। तो मेरी लाइन ने कंप्लीट चक्कर लगाया और वहीं वापस आ गई जहाँ पहले थी। तो अब एंगल कितना है लाइन का, एक्स एक्सिस के साथ लाइन का एंगल कितना लेके चलोगे आप। एक्स तो लेके नहीं चल सकते क्योंकि लाइन एक कंप्लीट चक्कर लगा के आई है। तो वो एंगल कंप्लीट चक्कर लगाने के बाद बन गया 2 पाई प्लस एक्स। इस बात को समझना, आफ्टर 1 रिवॉल्यूशन, एक चक्कर पूरा करने के बाद एट पॉइंट P, जब यहाँ P पॉइंट पर हमारी ये लाइन अब ऐसे आ जाती है, तो जो एंगल बना है बेटा जी, वो एंगल हमारा असल में क्या बना है, 2 पाई प्लस एक्स। लेकिन वैल्यू वही cos x और sin x है। तो इस बात को अब मैं यहाँ ऐसे भी लिख सकती हूँ कि cos ऑफ 2 पाई प्लस एक्स और sin ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, क्योंकि एंगल तो अब 2 पाई प्लस एक्स का हो चुका है और हम उसी पॉइंट पर फिर पहुँच गए हैं जो cos x और sin x को दिखा रहा था। इट मीन्स जो ये दोनों वैल्यूज़ हैं ये सेम है। तो ये रिजल्ट क्या बनेगा कि साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स क्या बना, साइन एक्स। कोस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स आपका क्या बना, कॉस एक्स। अब ये क्या केवल 2 पाई के लिए है, आगे देखो 2 पाई, फिर एक चक्कर लगा के और आए तो 4 पाई प्लस एक्स, फिर एक और चक्कर लगा कर आए तो 6 पाई प्लस एक्स।
जो एग्जाम्पल्स जो क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 के, क्योंकि मैं पहले करा चुकी हूँ 1.3 और 2 इज़ इट, सॉरी गलत बोल रही हूँ मैं, 3.2 के जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे कि आपका जो एंगल निकल रहा था साइन 1410 डिग्री एंड सो ऑन, वो यही सब तो कहानी थी कि कितने चक्कर लगाने के बाद हम वापस वहीं पर पहुंच रहे हैं, तो हमारे आंसर पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ को समरी करके, अब ये तो 2 पाई के लिए था, आप यहाँ 4 पाई कर दो तो भी वही आएगा, आप यहाँ 6 पाई कर दो तो भी वही आएगा। तो इस चीज़ को हम कैसे लिखें, इसे हम लिखेंगे साइन ऑफ 2n पाई प्लस x इज इक्वल टू साइन x वेयर n इज एन इंटीजर। ठीक है भाई, वेयर n इज एन इंटीजर एंड सेम हेयर फॉर कॉस। इनके लिए मैं आपको हिंट्स भी दूंगी अभी, और अलग से हिंट्स भी दूंगी। इज इक्वल टू कॉस ऑफ x वेयर n इज एन इंटीजर। तो साइन और कॉस की वैल्यू अनचेंज्ड रहती है, अनअल्टर्ड रहती है अगर हमने 1, 2, 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लिए हैं। तो समझ में आ रही है बात भाई? इज इट क्लियर? जैसे हमने निकाली थी एक वैल्यू साइन 765 डिग्री की, तो इसका क्या मतलब था कि इसका मतलब था ये मेरी लाइन है, इस लाइन ने एक चक्कर लगाया 360 डिग्री, फिर दूसरा चक्कर लगाया 720 डिग्री और 720 में 45 जोड़ा तो लाइन यहाँ आ गई, तो ये एंगल 45 डिग्री का हो गया था। तो अदर 2 रिवॉल्यूशंस को हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि भाई लाइन की ओरिजिनल पोजीशन तो वही बन चुकी थी ना। तो इसको हमने कैसे किया था अगर आपको याद हो, तो 720 प्लस 45, तो यही वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, साइन 45 यानी कि 1/√2। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हमारा, ये कंक्लूजन इस यूनिट सर्कल से निकल के सामने आ रहा है। अब इसी यूनिट सर्कल से हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो समझते हैं। डोमेन का मतलब मैंने देखो आपको बताया था कि ये हमारे फंक्शंस हो जाते हैं। देखो थीटा है, आपकी बुक में एक्स चलता है एंड आई एम हैबिचुअल विद थीटा, तो इट डजेंट मैटर कि यहाँ पर मैं थीटा लिख रही हूँ या एक्स लिख रही हूँ, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपने 11th क्लास में फंक्शंस पढ़ लिया है और डोमेन एंड रेंज को समझ लिया है। तो डोमेन और रेंज क्या होते, फंक्शन क्या होता है कि डोमेन के हर एलिमेंट के लिए को डोमेन में एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे का क्या मतलब है कि x की किस किस वैल्यू के लिए साइन x डिफाइंड होगा, वो हमें एक फाइनाइट रियल और डेफिनेट वैल्यू देगा। तो अब आप यहाँ x क्या है, एंगल है। अब आप ये देखो कि जब आप, ये लाइन है, आप हर बार इस बात को समझें कि दिस इज ए लाइन, और ये लाइन भाई जब 0 डिग्री से शुरू होती है और घूमती जाती है तो इसी सर्कल पर ही घूमती रहेगी, तो हर बार आपको कोई ना कोई वैल्यू वो सर्कल देता रहेगा। ठीक है ना भाई, ये 1 कॉर्नर पॉइंट्स तो पर्टिकुलर केस है जो मैंने डिस्कस किए हैं। बीच में जब हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो भी हमारे साइन एक्स और कोस एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम जब पॉजिटिव डायरेक्शन में 0 डिग्री से लेकर और इन्फिनिटी तक किसी भी एंगल पर जाएं या उल्टा चले 0 से -2 पाई -4 पाई, मीन्स कोई भी एंगल, देखो 0 के बाद ये कितने डिग्री का एंगल आएगा, 1 का भी आएगा, 2 का भी, 3 का, 4, 5, 6, 7, 8, 9 करते करते जब भी तो हम 90 पे जाएंगे। अब मान लो 0 डिग्री के बाद मेरा ये 2 डिग्री का एंगल है और 2 डिग्री 5 डिग्री का जो भी एंगल है, तो मेरा ये पॉइंट होगा। इस पॉइंट के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट तो जरूर बनेंगे सर्कल में। भाई ये पूरा 1 है तो ये 1 से कुछ ना कुछ अंदर रहेगा, तो ये पॉइंट भी किसी ना किसी वैल्यू पे कॉस एक्स और साइन एक्स को रिप्रेजेंट करेगा ना। तो एवरी टाइम जो भी हमारी x की वैल्यू होगी हमें साइन x के लिए सर्टेनली कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर मिलेगी। तो हमारा जो साइन x का डोमेन होगा वो रियल नंबर्स r का सेट होगा। मींस हर रियल नंबर के लिए हम साइन x को डिफाइन कर सकते हैं, और जब साइन को कर सकते हैं तो कोस तो उसका फ्रेंड है, उसके साथ पूरे सर्कल पे घूम रहा है, तो कॉस का डोमेन भी क्या हो जाएगा, एवरी रियल नंबर। और इन दोनों की रेंज भी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ, बस इतना ही फ़र्क था कि वहाँ मैंने इन सबको समराइज़ नहीं किया था, एक टेबल में आपको नहीं बताया था। तो यहाँ मैंने बताया था कि यहाँ जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो इस सर्कल पर घूमती रहेंगी, और इस सर्कल पर जितनी भी वैल्यूज़ घूम रही हैं वो 1 और -1 के बीच घूम रही हैं। तो साइन के जितने भी आंसर्स आएंगे साइन एक्स के, वो -1
और 1 के, बल्कि मैं यहाँ साइन एक्स नहीं लिखती हूँ, मैं यहाँ लिखती हूँ कि जो इसकी रेंज है वो -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल होगा, एंड सेम विद द कॉस एक्स -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल होगा। साइन का आप कोई भी बड़े से बड़ा एंगल ले लीजिए, किसी भी बड़े से बड़े एंगल पर साइन की वैल्यू ले लीजिए, या किसी भी छोटे से छोटे एंगल पर साइन की वैल्यू ले लीजिए, आपका आंसर -1 से कम नहीं होगा और 1 से ग्रेटर कभी भी नहीं होगा। तो ये इन दोनों की डोमेन और रेंज हो जाते हैं। जब इन दोनों का डोमेन और रेंज हमें पता लग जाता है तो अदर फंक्शंस की रेंज और डोमेन निकालना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैं फिर बार बार वही बात कह रही हूँ, मैं लास्ट लेक्चर्स में सारी बातें बता चुकी हूँ, समरी की कमी रह गई थी बस वहाँ पर। तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स, टेंजेंट एक्स ये है, ये रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन डिफाइन कब होगा? जब उसका जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो हो, ठीक है ना। डिनोमिनेटर नॉन जीरो होने का मतलब है कॉस एक्स नॉन जीरो हो। अब कॉस एक्स जीरो कितने पर होता है? कॉस एक्स जो जीरो होता है वो π/2 के ओड मल्टीपल्स पर होता है। तो यहाँ क्या कंडीशन आ जाती है कि x की जो वैल्यू है, जो हमारा एंगल है, वो π/2 का ओड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हम कोई भी रियल नंबर यहाँ पर ले सकते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे r माइनस, बल्कि इसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि डोमेन को मैं अब यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में लिखती हूँ कि x इज अ रियल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2। थोड़ा बड़ा करके लिखूँ, दिख रहा है आपको अच्छे से या नहीं? थोड़ा सा इसको ऐसे ले लेते हैं। तो इसका जो डोमेन होगा वो x होंगे जो रियल हैं, लेकिन वो वैल्यूज़ 2n+1 इंटू π/2 के इक्वल नहीं है, जिसमें n एक इंटीजर है। समझ आ गई बात? टेंजेंट की वैल्यू π/2 के ओड मल्टीपल्स को छोड़कर हर एंगल पर डिफाइंड है, जिसका प्रूफ ये टेबल रही कि टेंजेंट की वैल्यू π/2 पर इन्फिनिटी आ रही है, 3π/2 पर इन्फिनिटी अनडिफाइंड आ रही है, 5π/2 पर भी अनडिफाइंड आएगी। इसलिए इसके डोमेन में π/2 का ओड मल्टीपल एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अब हम बात करते हैं इसकी रेंज की। तो साइन बाय कॉस, साइन की वैल्यू 1 या 1 से लेस है, कॉस की वैल्यू 1 या 1 से -1 और 1 के बीच है। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट एनी रियल नंबर। तो इसकी जो रेंज होगी वो कोई भी रियल नंबर हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज, अब थोड़ा सा नीचे ले लेते ताकि अच्छे से लिखा जाए। नेक्स्ट वन इज बेटा जी कॉट एक्स। कोट क्या होगा? कोट इसका उल्टा हो जाएगा, कॉट एक्स। यहाँ थोड़ा सा रबी कर लेते हैं इसको अच्छे से। तो कॉट एक्स क्या होता है? ये होता है कॉस एक्स बाय साइन एक्स। ये कब डिफाइन होगा? ये तब डिफाइन होगा जब साइन एक्स जीरो ना हो। साइन एक्स जीरो ना हो तो एक्स एन पाई के इक्वल ना हो, क्योंकि साइन की वैल्यू जीरो कब होती है? जब एंगल एन पाई हो। तो इसके डोमेन में सारे रियल नंबर्स आएंगे एक्सेप्ट एन पाई, जिसमें n एक इंटीजर है। और इसकी रेंज भी, भाई टेंजेंट क्या है? टेंजेंट की रेंज में सारे रियल है, तो कोटेंजेंट उसका रेसिप्रोकल होता है, तो उसमें भी हमारे सारे रियल्स आ जाएंगे। अब एक बात और दिमाग में आती है कि जीरो एक रियल नंबर है, तो जीरो का अगर मान लो टेंजेंट जीरो है, मान लो टेंजेंट जीरो है, तो कोटेंजेंट तो 1/टेंजेंट यानी 1/0 यानी इन्फिनिटी हो गया। भैया टेंजेंट कभी जीरो होता ही नहीं है। टेंजेंट केवल कितने पर होता है? 0 पर 0 होता है, तो वो पॉइंट हमने हटा दिया है। टेंजेंट पाई पर 0 होता है, वो पॉइंट हमने हटा दिया है। तो यानी यहाँ पर अब टेंजेंट जीरो वाला केस तो हम डिस्कस कर ही नहीं रहे हैं, तो कोटेंजेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती है रियल रेंज लेने में। समझ में आई मेरी बात ये? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक और कॉसिकेंट, ये दो और हमारे पास रह जाते हैं। सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स होता है 1/cos x। फिर से वही बात आ जाती है, कॉस नॉन जीरो हो, यानी कि हमारा जो है 2n+1 π/2 ना हो। ये वेट ए मिनट, यस। तो सीकेंट की भी जो हमारी रेंज है वो बिल्कुल टेंजेंट वाली रेंज आ जाती है। ऑल रियल्स एक्सेप्ट 2n+1 2n+1 π/2, जिसमें n एक
इंटीजर है। और पहले मैं साथ साथ रेंज की, डोमेन की ही बात कर रही हूँ। कोसिकेंट x की बात करो तो कोसिकेंट क्या होता है 1/sin x, sin x 0 नहीं होना चाहिए, तो सेम कोटेंजेंट। आपने क्या ध्यान रखना है कि टेंजेंट और सीकेंट का डोमेन सेम है, और भैया कोटेंजेंट और कोसिकेंट का डोमेन सेम है। तो कोसिकेंट का डोमेन भी क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई वेयर n इज n इंटीजर। और साइन और कॉस का डोमेन सेम है, तो आपको यहाँ से याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। साइन और कॉस की रेंज सेम है, टेंजेंट और कोटेंजेंट की रेंज सेम है। अब हम बात करते हैं सीकेंट पर। सीकेंट है भैया 1/cos x। अगर कॉस की वैल्यू ध्यान देना, कॉस की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है। अगर मैक्सिमम ये 1 है तो ये सीकेंट कितना हो जाएगा 1, समझना मेरी बात को। मिनिमम ये -1 है, 1/-1, तो वैल्यू हो गई -1। बाकी वैल्यूज़ देखते हैं। कॉस की वैल्यू 1 से कम है, यानी मान लो 1/2 है, मान लो 1/2 है, तो जब आप उसका रेसिप्रोकल लोगे तो वो तो 2 हो जाएगा, 1 से ग्रेटर जाएगा। ये एक सिंपल सा मैथमेटिक्स है जो आपको आना चाहिए, नहीं आता तो मैं बता देती हूँ कि ये आपकी नंबर लाइन है, और नंबर लाइन पर जो ये नंबर हैं, अब साइन की और कॉस की वैल्यू यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो इनके रेसिप्रोकल्स इनसे बाहर जाएंगे। 1 का रेसिप्रोकल 1 हो गया और -1 का -1 हो गया। 0 वाला केस हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। तो इसके बीच में जो नंबर आ रहे हैं वो साइन की वैल्यू है, तो इनका जब रेसिप्रोकल करोगे तो वो 1 से बड़े होंगे या -1 से छोटे होंगे। तो जो सीकेंट की और कोसिकेंट की जो रेंज है, दोनों की सेम रेंज आएगी, और वो रेंज आपकी क्या होगी कि -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। सारी वैल्यू या तो 1 या 1 से ग्रेटर होंगी, या -1 या -1 से लेस होंगी। और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सेम ही आपकी कोसिकेंट x की रेंज हो जाती है। तो दीज आर द डोमेन एंड रेंज। और ये इम्पोर्टेंट क्यों हैं कि ये 12th क्लास में आपको बहुत ज़्यादा काम आती है। तो यहाँ पर आप इनको अपना मेन भाई मोटे मोटे तौर पर समझ सकते हो, एक बार जितना भी आपके माइंड में आए। कोई डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। और अब हम करेंगे बेटा इस वीडियो लेक्चर का लास्ट टॉपिक, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को समझेंगे। हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी 11th क्लास में आपका इतना ज़्यादा यूज नहीं होता, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा उससे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन एक्स के ग्राफ की। अब ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस लेते हैं और वाई एक्सिस लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए, मैं यहाँ ले लेती हूँ भाई, ये है आपका एक्स एक्सिस, तो ये इधर क्या हो जाएगा एक्स डैश हो जाएगा, और ये आपका हो जाता है बेटा जी वाई एक्सिस, और ये हो जाता है आपका वाई डैश। अब ग्राफ के लिए हम क्या करते थे, ग्राफ के लिए हम छोटी क्लासेस में 9th और 10th में जब हमने ग्राफ ड्रॉ किए हैं तो एक्चुअल में तो हम टेबल बनाते थे, वैल्यूज़ लेते थे, वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने अभी तक मेन बातें इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जानी है, उसी बेस पर अब हम ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले भाई मैं बात कर रही हूँ साइन एक्स की। तो साइन एक्स का जो डोमेन है मैं पीछे बता चुकी हूँ आपको, वो टेबल आप अपनी नोटबुक में सेव कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ साइन एक्स का, ये तो हो गया डोमेन, और ये आपकी हो जाती है रेंज। तो डोमेन मैंने बताया था ऑल रियल नंबर्स हैं, और रेंज है -1 से 1, यानी साइन की कोई भी वैल्यू -1 से छोटी नहीं होगी और +1 से बड़ी नहीं होगी। तो ये मैंने ले लिया भाई +1, और ये मैंने ले लिया -1, और ये अपना 0 है y पर, ये वैल्यू y की चल रही है। और x एक्सिस पर हम लेंगे सारे एंगल्स। तो हम किस तरह अब उन एंगल्स को लेते हैं, ये 0 है, हम मेन एंगल्स को यहाँ लेंगे क्योंकि हम एक रफ आइडिया ले रहे हैं ग्राफ का। π/2 देन पाई, फिर π/2 ऐड कर दीजिए तो 3π/2, फिर 2π, उसमें फिर आप π/2 ऐड कर देंगे तो 5π/2 एंड सो ऑन। और सेम एंगल हम लेफ्ट साइड में नेगेटिव में ले लेते हैं, -π/2 -π, -3π/2 -2π एंड -5π/2। ज़्यादा आपको टेबल की डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है,
तो अब ये ध्यान रखना है, मेन बातें अब मैं यहाँ आपको बताती जाती हूँ साथ में, कि साइन की वैल्यू 0 पर कितनी होती है 0, तो 0 पर होती है 0, ठीक है। और π/2 पर कितनी होती है भाई साइन की वैल्यू 1, साइन की वैल्यू π/2 पर कितनी होती है 1, तो ये π/2 पर वैल्यू आपकी हो जाती है 1। अब यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र हम कैसे तय करें, तो बीच में आप देखिए साइन की वैल्यू जब हम π/6 की बात करते हैं तो 1/2 आती है। π/6 का मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब इसके 3 पार्ट हो गए, ये 30 हो गया और ये 60 और ये हो गया 1/2, तो 30 पर तो वैल्यू हो गई 1/2। एक ही ग्राफ का मैं आइडिया दूंगी, बाकी हम रफ ही लेके चलेंगे। ये 90 था, 90 के 3 इक्वल पार्ट्स किए मैंने, तो 30, 60 और 90, तो 30 का मतलब ये वैल्यू आपकी π/6 और π/6 पे वैल्यू हमारी हाफ होती है। क्लियर। फिर 45 पे ध्यान देंगे, एक रफ स्केच बता रही हूँ बस। साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2 को जब आप रैशनलाइज करोगे तो ये आ जाएगा √2/2, √2 की वैल्यू 1.41/2, दैट विल बी 0.7 समथिंग, तो 0.7 यहाँ से थोड़ा ऊपर ये आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से जब आप इसको लोगे तो ये एक सर्कुलर वे में, एक आर्क के वे में ही जाएगा ये ग्राफ यहाँ तक, और इसी तरह ये ग्राफ नीचे आएगा। अब हम मेन एक और बात को नोट करते हैं कि साइन की वैल्यू पाई पर कितनी होती है 0, तो साइन की वैल्यू पाई पर हो गई 0, तो ये ग्राफ यहाँ ऐसे आ जाएगा चलता हुआ। ठीक है भाई, ये ग्राफ यहाँ तक ऐसे आएगा। अब हम एक बार पहले नेगेटिव साइड में और ले लेते हैं, तो जब ये ऐसे गया है तो नेगेटिव साइड में भी ऐसा ही एक पैराबोलिक कर्व आपका तैयार होगा। ये डिफरेंस लगभग थोड़ा सा गलत हो रहा है, तो मैं -1 को थोड़ा सा नीचे ले लेती हूँ, तो -π/2 पर वैल्यू होगी -1 और -π पर 0, और आप इन्हें फिर मिला दीजिए तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। क्लियर है यहाँ तक। ये मैंने -π से π तक का आपका ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब एक बात आप ध्यान देना, यूनिट सर्कल वगैरह सारा मैं बहुत अच्छे से आपको करा चुकी हूँ। तो यूनिट सर्कल पर हमने देखा था कि 2π के बाद साइन की वैल्यू फिर रिपीट होने लगी थी। फॉर्मूला याद कीजिए, मैंने प्रैक्टिकली भी आपको बताया था और मैंने ये फॉर्मूला भी बताया था कि sin 2nπx = sin x, यानी कि 2π के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनके बाद, यानी कि हर एक चक्कर के बाद, हर 2π के बाद साइन की वैल्यू रिपीट होगी। ठीक है, साइन की वैल्यू रिपीट होगी तो इस ग्राफ के बाद आपका ग्राफ फिर ऐसे ही रिपीट होता चला जाएगा। तो हम अब मेन पॉइंट्स पर साइन लगा लेते हैं। भाई π/2 पर वैल्यू 1 है इसकी, तो 3π/2 पर वैल्यू कितनी आएगी -1 आएगी, और 2π पर 0 आएगी, और ये ग्राफ आपका ऐसे चला जाएगा। क्लियर। और यहाँ फिर से आपकी -3π/2 पर जो वैल्यू है आपकी वो 1 आएगी, तो ये ग्राफ, और -2π पर 0 हो जाएगी, ऐसे आ जाएगा आपका। ये यहाँ ध्यान रखना है भी ये 1 है, तो यहाँ भी ये वैल्यू आपकी 1 ही आएगी, तो ये ग्राफ आपका ऐसे चला जाएगा। तो ये आपका sin x का एक मैं कहूँगी रफ ग्राफ आपका है, जो आपको ये समझने में मदद करता है। अब ये देखिए बेटा, ये जो लाइन है ये -1 है, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो रही थी, वो मुझे पहले दूर से दिख रहा था। तो ये चीज़ अब आपने देखनी है कि ये वैल्यू -1, ठीक है, -1 से नीचे ग्राफ का कोई पार्ट नहीं है, और +1 से ऊपर ग्राफ का कोई पार्ट नहीं है। तो पूरा ग्राफ आपका -1 और 1 के बीच में घूम रहा है। ये इस तरह से आपके पैराबोलिक शेप बनती चली जा रही हैं, और हर 2π इंटरवल के बाद, वो इंटरवल ये भी है आपका, देखो 2π, तो ये तो पाई हो गया आपका, हर 2π के बाद -90 से आप नहीं -π से π तक का, -π से π तक का इतना ग्राफ सेम है, फिर इतना ग्राफ सेम है, एंड सो ऑन। तो ये आपका sin x का मैंने एक रफ ग्राफ आपको बताया है। इसी तरह मैं आपको cos x का इसी के साथ बताऊंगी, क्योंकि उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, दिखने में एक जैसे लगते हैं तो बच्चे उनमें गड़बड़ कर देते हैं समझने में। ये पॉइंट है अपना -1, ध्यान रखिएगा। तो cos x का भी जो डोमेन था वो रियल नंबर था, और -1 से 1 था। तो अब ये हमारा y एक्सिस है बेटा, और ये हमारा x एक्सिस है, x डैश, ठीक है भाई, वही 0, देन इट्स π/2, पाई,
थोड़ा सा और दूर ले लेते हैं, इट विल बी 3π/2 देन 2π एंड सो ऑन। और इधर लेफ्ट में आ जाते हैं -π/2 देन -π देन -π -3π/2 -2π एंड -5π/2। उधर भी ले लीजिएगा, प्लस का लेना, कहीं तक भी चले जाएं अप टू इन्फिनिटी ये जाएगा। ये आपका 1 है और ये आपका -1 है, क्योंकि कोस की वैल्यू भी 1 और -1 के बीच में ही घूमती रहती है। अब यहाँ थोड़ा सा आपने ध्यान देना है कि cos 0 डिग्री कितना था, 1 था, तो cos की वैल्यू 0 पर कितनी होगी, 1 होगी। और cos की वैल्यू 90 पर कितनी होती है, 0, तो 90 पर ये वैल्यू 0 होती है। तो cos का जो नेचर है, टेबल हमने यहाँ पर डिलीट वो रब कर दी है मैंने, तो अगर आप देखते तो cos की वैल्यू 0, π/6, π/4, π/3 और 90 पर जब हम चल रहे हैं तो 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0 डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। तो ये ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा। और ऐसे ही -90 पर 0 है तो ऐसे ही ये इस तरफ आएगा, क्लियर। और पाई पर cos पाई, बहुत सारे फॉर्मूले मैं आपको बता चुकी हूँ, तो cos पाई क्या होगा, -1 यानी -1, ठीक है। अभी इसी लेक्चर में मैंने आपको बताया है, तो ये यहाँ ध्यान देंगे, cos पाई की वैल्यू -1 है और 3π/2 पर ये फिर 0 है और 2π पर इसकी वैल्यू फिर कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है, 5π/2 पर 0 एंड सो ऑन। -π पर इसकी वैल्यू, -π पर इसकी वैल्यू फिर से कितनी आ जाती है, -1 आ जाती है, -3π/2 पर 0 हो जाती है एंड सो ऑन। तो ये आपका ग्राफ चलता है। अब भाई देखने में तो दोनों एक से लग रहे हैं, कोई हम डिफ्रेंशिएट कर नहीं पा रहे कि क्या फ़र्क है इन दोनों में, बहुत बड़ा फ़र्क है। ध्यान से देखें, जो फ़र्क है, जो डिफरेंस है वो यहीं से दिख रहा है कि 0 पे साइन का ग्राफ 0 में से पास हो रहा है, जबकि कॉस का ग्राफ 0 पर 1 पे जा रहा है। फ़र्क समझ रहे हैं? आपको ये भी जिगजैग ऐसे ही लग रहा है कि घूमता जा रहा है पैराबोलिक शेप में, ये भी ऐसे घूमता जा रहा है, पर ऐसे ही नहीं घूम रहा है। फ़र्क को समझना है कि इस लाइन पर जब जब ये cos x एक्सिस को टच कर रहा है तो वो एंगल 90, 3π/2, 5π/2 हैं, जबकि ये इस लाइन पर जब ये sin x की वैल्यू 0 आ रही है, वो 0 पे, पाई पे, 2π पे आ रही हैं। तो यहीं से आपको मेन डिफरेंस क्लियर हो जाता है, पहले तो sin x का और cos x का, ठीक है। अब इन्हीं के अंदर मैं आपको इनके रिवर्स यानी कोसिकेंट और सीकेंट के ग्राफ भी इसी में बता दूंगी, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में ग्राफ के नहीं जाना है, हमने मेन बातें अपनी समझनी है। तो पहले तो मैं डोमेन और रेंज एक बार फिर लिख रही हूँ आपको यहाँ पर। तो कोसिकेंट x क्या पढ़ा था भाई, कोसिकेंट x याद ना आए तो इसको एक बार फिर डिफाइन कर लो। 1/sin x, जो हमारा रैशनल फंक्शन होता है उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 कब है, तो x की वैल्यू जब nπ है, तो nπ नहीं होना चाहिए। तो इसके डोमेन में सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे एक्सेप्ट nπ। और वैल्यू क्या बताई थी, साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच है, तो जो इनके रेसिप्रोकल्स होंगे वो -1 से नीचे होंगे, ये ओपन है, और भैया +1 से ऊपर होंगे। ये इसकी रेंज थी। और सेम ही आपका सीकेंट के साथ चलेगा, बिल्कुल सेम, बस ये रेंज बदल जाएगी, डोमेन बदल जाएगा। डोमेन में आ जाएगा 2n+1 π/2 को छोड़कर सारी वैल्यूज़, और ये बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। अब एक छोटी सी बात पे आपने ध्यान देना है कि कोसिकेंट x है 1/sin x। जिन पॉइंट्स पर sin x 0 है उन पॉइंट्स पर कोसिकेंट की वैल्यू नहीं निकल सकती, नहीं निकल सकती। अब साइन 0 जहाँ जाए वहाँ एक निशान लगा लो, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ हमें कोसिकेंट के लिए कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली है। तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि ये वो लाइन है जहाँ कोसिकेंट की कोई वैल्यू नहीं आएगी, और भैया ये वो लाइन है जहाँ कोसिकेंट की कोई वैल्यू 2π से जा रहा है, भैया ध्यान रखना, और ये वो लाइन है जहाँ कोसिकेंट की कोई वैल्यू नहीं आएगी, ये वो लाइन है जहाँ कोसिकेंट की कोई वैल्यू नहीं आएगी। बड़ू में आ गए। अब दूसरी बात आपने ध्यान रखना है कि कोसिकेंट साइन का बिल्कुल उल्टा है, तो कोसिकेंट का ग्राफ भी साइन के ग्राफ से बिल्कुल
उल्टा हो जाएगा, बस इतने से ही समझ जाएंगे आप। तो हर पर्टिकुलर इंटरवल में अब आपने ये बात ध्यान देनी है। यहाँ भी 0 है, इसको ब्लू लाइन कर लीजिएगा, यहाँ भी साइन की वैल्यू 0 है। मेरी बात आपके दिमाग में जा रही है या नहीं जा रही है? आपको कोई भी डाउट रहे आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर करो, मैं और बेटर तरीके से आपको कराने की कोशिश करूँगी। तो ये मैंने वो लाइंस ब्लू कलर से ड्रॉ कर लिए हैं जहाँ साइन x 0 है। जहाँ साइन x 0 है वहाँ कोसिकेंट ने डिफाइन नहीं होना, उसकी कोई वैल्यू आनी ही नहीं है, अनडिफाइंड है। तो वहाँ हमने एक पार्टीशन ले लिया। अब इन पार्टीशंस में कोसिकेंट का ग्राफ अलग अलग चलेगा। अब यहाँ कोसिकेंट साइन का ग्राफ ऐसे चल रहा है तो कोसिकेंट का ग्राफ इससे डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए मेरी बात? अगले इंटरवल में आ जाओ भाई, ये इंटरवल ले लिया, अब इस इंटरवल में आ जाओ। ये u इस तरह u नहीं है, ये पैराबोला भी आप ही के मैथ्स में आएगा आगे जाकर। तो यहाँ इसका बिल्कुल रिवर्स ग्राफ यहाँ हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ ऐसा ग्राफ है तो यहाँ इस मार्जिन में फिर ये ग्राफ उल्टा हो जाएगा और यहाँ फिर ये ग्राफ उल्टा हो जाएगा और यहाँ फिर ये ग्राफ उल्टा हो जाएगा। अब ये बड़ा होच पोच आपको लग रहा होगा, लेकिन इस होच पोच को अभी हम ख़त्म कर देते हैं। हम इस ब्लैक लाइंस को सारी को मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं भैया, ख़त्म कर देते हैं। तो ये जितनी भी अब ब्लू लाइंस आपको दिख रही हैं, ये कोसिकेंट एक्स के ग्राफ को बेटा जी रिप्रेजेंट कर रही हैं। समझे अब आप मेरी बात को? जितनी भी ब्लू कर्व हैं ये, वो सारे के सारे आपको किसके ग्राफ को दिखा रहे हैं? ये कोसिकेंट एक्स के। तो कोसिकेंट का ग्राफ ऐसे पार्ट्स में चलेगा कि भाई -π से 0 तक डाउनवर्डेड पैराबोला है ये, और इधर 0 से π तक एक अपवर्डेड पैराबोला, फिर एक डाउनवर्डेड पैराबोला, यहाँ फिर एक अपवर्डेड पैराबोला आने वाला है, एंड सो ऑन। तो ब्लू पार्ट को अब आपने ध्यान रखना है, क्योंकि हमें ये ज़्यादा इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने आपको रफली ही अभी यहाँ पर ये ग्राफ बताया है। तो ये साइन के पैरेलल हो गया कोसिकेंट का। अब कोस के पैरेलल ये थोड़ा रब करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत होच पोच हो जाएगा इधर। और कोस के बिल्कुल पैरेलल चलेगा भाई अब आपका सीकेंट का। तो अब आप इतनी सी बात को समझो कि सीकेंट एक्स क्या है? सीकेंट एक्स क्या है? सीकेंट है भैया कोस 1/cos x। तो यहाँ पर cos x 0 नहीं होना चाहिए। जहाँ जहाँ cos x 0 होगा वहाँ सीकेंट डिफाइन नहीं होगा। अब cos x आपका कहाँ कहाँ 0 है, उन जगह पर फिर से आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। cos x 0 जब होगा जब ग्राफ x एक्सिस को टच करेगा। ये सब बातें 10th क्लास में आ जाती है, पर हम इतना एनालाइज नहीं करते उस वक्त। तो ये और भाई ये और ये आपके जो π/2 के जितने भी ओड मल्टीपल्स हैं वहाँ पर आपका कोस ने 0 होना है, तो सीकेंट डिफाइन नहीं होना है। और अब ऑन द सेम लाइन इससे उल्टा करते जाइए ग्राफ को, कॉस से उल्टा, तो सीकेंट का ग्राफ आपका बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। तो अब उसको ब्लैक पार्ट को आप इरेज कर दीजिएगा, ब्लू पार्ट को रख लीजिएगा। मैं जल्दी से बल्कि सारा बीच का डिलीट कर देती हूँ। तो जो भी आपका ये ब्लू कलर का अब ग्राफ है, ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सीकेंट एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से आप यहाँ लेंगे पार्टीशन। अब 0 पता नहीं किधर चला गया, ये आपने ध्यान रखना है, गड़बड़ हो जाएगी ऐसे। तो आपने पहले से ही इसको ध्यान रखना है कि 0 यहाँ पर कहाँ है। ठीक है, तो ये 4 ग्राफ थे। अब हम टेंजेंट और कोटेंजेंट का ग्राफ और देखते हैं। अब ये हमारे लास्ट 2 ग्राफ और रह जाते हैं बेटा, टेंजेंट एक्स एंड कोटेंजेंट एक्स। तो टेंजेंट एक्स फिर वही बात आ जाती है, टेंजेंट आपका क्या होता है? साइन एक्स बाय कॉस एक्स। तो जहाँ कॉस एक्स 0 है वो वैल्यूज़ हमने नहीं लेनी है। तो कॉस एक्स कहाँ कहाँ 0 होता है ये आपने ध्यान रखना है। π/2 के ओड मल्टीपल्स पर तो सेम आ जाएगा। तो टेंजेंट एक्स का जो डोमेन है वो सेम, डू का मतलब बिल्कुल यही डोमेन आ जाएगा आपका टेंजेंट एक्स। और इसकी रेंज मैंने बताया था कि ऑल रियल नंबर्स आते हैं। तो जहाँ जहाँ कॉस एक्स 0 है वहाँ टेंजेंट डिफाइन नहीं होगा। तो पहले तो उन्हीं पॉइंट्स को आप अब क्या कर लीजिए, पहले की तरह यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर आपका कोस 0 है तो हमें टेंजेंट के लिए कोई वैल्यू दूर तक भी मिलने वाली नहीं है। तो यहाँ पर हमें कोई पॉइंट ऐसा मिलेगा ही नहीं जो टेंजेंट को डिफाइन करता हो। ठीक है ना, जैसे हमें पता है कि मान लो भाई ये वैल्यू यहाँ बीच में हम ले ले π/4 पे वैल्यू 1 आनी है, तो मैंने यहाँ 1 ले लिया, लेकिन π/2 पर वैल्यू क्या आनी है हमें नहीं पता। तो वो लाइन ड्रॉ ही नहीं होगी, वो पॉइंट ही नहीं मिलेगा हमें ऊपर। तो यहाँ पर ये हमने वो पॉइंट्स ले लिए जहाँ पर आपका cos x 0 है,
ठीक है। अब एक बात आपने ध्यान रखनी कि 0 से 90 के बीच अगर हम टेंजेंट की वैल्यूज़ को थोड़ा सा स्टडी करें कि वो इंक्रीज हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, तो ये आपका टेंजेंट x है 0, π/6, π/4, π/3 और π/2। तो 0 पे वैल्यू 0 है, π/6 पे वैल्यू आपकी 1/√3 है, इस पे 1 है और इस पे आपकी वैल्यू √3 आ रही है। तो ये 0 है, 1/√3 को जब आप रैशनलाइज करोगे तो √3/3 यानी 1.732/3 यानी कि 0.5 समथिंग आ जाएगा, समथिंग। ठीक है, आगे वैल्यू 1 आएगी, √3 की वैल्यू होती है 1.7 समथिंग और π/2 पे वो अनडिफाइंड होता है। इन वैल्यूज़ को क्यों ना हम यहाँ प्लॉट करके देखें थोड़ा सा। ये 1 है, ठीक है भाई। तो 0 पे वैल्यू 0 है, 0 पर आपकी वैल्यू 0 है, मैं ब्लू कलर ही ले लेती हूँ। 0 पर वैल्यू 0 है, ये बीच में 45 है तो 45 पे वैल्यू 1 है और 45 से पहले अगर मैं 3 पार्ट्स इसके करती हूँ तो 30 पर आपकी वैल्यू कितनी है 0.5। तो 30 पर आपकी वैल्यू ये 0.5 हाफ हो जाएगा, तो ये आपकी 0.5 है। एंड आफ्टर दैट √3 आपकी वैल्यू कितनी है 60 पर, तो 60 पर आपकी वैल्यू है 1.7 यानी 1 से भी ग्रेटर। तो ये आपका 2 है, तो बेटा जी लगभग 1.72 से थोड़ा सा नीचे यहाँ आएगा। तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह से चलता चला जाएगा असेंडिंग, और यहाँ जाकर इसके पैरेलल हो जाएगा, इसकी वैल्यूज इंक्रीज होती चली जाएंगी क्योंकि इन्फिनिटी तक पहुँचना है। और सेम लाइन पर ये आपका ग्राफ यहाँ ऐसे थोड़ा सा यहाँ पर ये इसमें थोड़ी सी मैंने गलती की, डायरेक्ट नहीं लेना है इसको, हल्का सा एक्सटेंड करते हुए ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा आपका। तो ये तो आपका टेंजेंट एक्स के ग्राफ इस तरह से आएंगे, हर जगह π/2 के यहाँ पैरेलल होंगे और थोड़ा सा यहाँ से कर्व लेते हुए ये ऐसे आपका टेंजेंट एक्स का ग्राफ हर क्वाड्रेंट में ऐसे ही, हर इंटरवल में ऐसे ही बनता चला जाएगा। ये तो टेंजेंट हो गया। और अब टेंजेंट का उल्टा आपका क्या होता है, कोटेंजेंट एक्स होता है। तो यहीं पर अब हम कोटेंजेंट एक्स का ग्राफ और देख लेते हैं जो कि इसी तरह बनेगा आपका। कोटेंजेंट मैं साथ साथ बोलती जाती हूँ, कोटेंजेंट होता है आपका cos x बाय sin x, और sin x 0 कहाँ होता है पाई मल्टीपल्स पर, यहाँ आ जाएगा ना ये हमारा। तो ये हो गया भाई π/2, पाई, 3π/2, 2π और भाई -π/2, -π और -3π/2 और माइनस का 2π। ठीक है, कोटेंजेंट की वैल्यू होती है cos x बाय sin x। तो कोटेंजेंट x का जो डोमेन है वो सेम यही आ जाएगा r माइनस nπ था भैया ये, और जो रेंज है वो आपकी सारे r आ जाएंगे। यानी पाई के जितने भी मल्टीपल्स हैं वहाँ पर आपका फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ये उससे उल्टा नहीं होगा, सीकेंट और कोसिकेंट की तरह ये उल्टा नहीं होगा, क्योंकि टेंजेंट π/2 पे डिफाइंड नहीं होता और कोटेंजेंट पाई पे डिफाइंड नहीं होता। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, कहीं सोचो कि इसको भी हम उसी तरह उल्टा कर दें ग्राफ को, ना ऐसे नहीं करना है। और 0 पर भी कोटेंजेंट डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज़ आप एक बार एनालाइज कर लीजिए जैसे हमने टेंजेंट की हैं। तो ये 0, ये आपका 30 यानी π/6, ये 45, इसकी वैल्यूज़ डिक्रीज होती जाएंगी और ये वैल्यू आपकी हो गई π/3 और ये वैल्यू हो गई 90। तो कोटेंजेंट की वैल्यू 0 पे डिफाइंड नहीं है, हमने देख लिया है, ब्लू लाइन खींच ली हमने वहाँ पहले ही। और भैया 30 पे जब आपकी वैल्यू है वो कितनी आएगी, √3 यानी 1.7 आएगी, फिर 1 आएगी, 1/√3 यानी कि 0.5 आएगी, और 90 पर जो आपकी वैल्यू है वो 0। तो ये वैल्यू आप देखो घटती जा रही है, 0 से आपकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। तो 0 से ये जो कर्व है हमारा ये डाउनवर्ड चला जाएगा। देखिए ये 0 पर जो वैल्यू आ रही है वो इन्फिनिटी आ रही है, तो 0 पर हम इन्फिनिटी पर गए, यहाँ ऐसे घटेगा, और π/6 पर 1/7 पर गए तो ये, और 90 तक आते आते 0 हो जाना है। तो ये कर्व, ये ग्राफ अब आपका ऐसे चलेगा, ब्लू पेन से कराती हूँ ये, और π/2 पर 0 होकर ऐसे इसके पैरेलल चला जाएगा, और यहाँ से ऐसे इसके पैरेलल चला जाएगा। अलग अलग इंटरवल में इसके अलग अलग ब्रांचेज हो जाएंगी। तो ये आपका ये यहाँ से पास कर रहा है भी कोटेंजेंट एक्स का, दिखने में एक सा लगता है बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज ग्राफ्स। तो ये आपके
छहों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रफ ग्राफ थे, रफ स्केच थे। आज के लेक्चर में जो भी मैंने आपको बताया उसमें मेन बातें जो आपने ध्यान रखनी है, एक तो पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको या तो बनानी आनी चाहिए, याद होनी चाहिए, या यूनिट सर्कल की हेल्प से आपको उनकी वैल्यू समझ में आनी चाहिए। दूसरा, इनके डोमेन और रेंज आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल पक्का। ग्राफ आप ना भी बनाएं, एग्जाम में हरियाणा बोर्ड में आते नहीं है ग्राफ बनाने, तो इनके रफ स्केच के आइडिया आपको होने चाहिए जो कि आपको डोमेन और रेंज को समझने में मदद करते हैं। एंड एट लास्ट मैंने यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लिखी थी जो कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेंगी, तो वो आइडेंटिटीज़ भी आपने लर्न करनी है। तो मेन सभी बातों को नोटबुक में लिखेंगे और उन्हें बार बार रीड करोगे तो अपने आप आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, राइट मी इन द ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप और माई टेलीग्राम चैनल। And if you like my lectures, don't forget to share with your friends and subscribe my channel. Thank you.